F6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 22। आज के लेक्चर में हम आज का लेक्चर हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल का लास्ट लेक्चर है। आज का लेक्चर हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल का लास्ट लेक्चर है। कल से इंशाल्लाह फिर हम इस सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ जाएंगे और कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स करेंगे। हमने कंसेप्ट तो डिस्कस कर लिए हैं। आपको सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन थे जो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे। इनमें से 2 क्वेश्चन की डिस्कशन हम कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन की डिस्कशन आज करेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं 5, 6 और 7, ये इसमें कुछ कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। तो इनकी तरफ जाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप इस चैप्टर के बाकी कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चंस की तरफ चलें, ताकि हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट्स हैं वो उनके ऊपर ग्रिप हमारी स्ट्रांग हो। ये ना हो कि कम्प्लेक्स क्वेश्चन करने के चक्कर में हमारे जो बाकी के कंसेप्ट्स हैं वो भी कंप्रोमाइज हो जाए, खतरा है। इसीलिए फिलहाल 5, 6 और 7 इन सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन को हम इनकी प्रैक्टिस को पेंडिंग कर रहे हैं, करेंगे जरूर लेकिन अभी नहीं। आपने बाकी के इस चैप्टर के क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद दरमियान में किसी टाइम पे आके कुछ दूसरे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद हम इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आपने इंश्योर कर लेना है कि इस चैप्टर के ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रांग है। क्लियर होगी ये बात? इन क्वेश्चन के साथ आप मार्क कर लीजिए कि ये पेंडिंग है, ठीक है। पी लिख लीजिए इस क्वेश्चन के साथ या किसी तरीके से मार्क कर ले, ताकि हमें याद रहे कि हमने ये बाद में इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम सेल्फ टेस्ट डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। लेकिन उसकी तरफ डिस्कशन की तरफ जाने से पहले इस पूरे चैप्टर के जो कुछ की पॉइंट्स है, खास तौर पे जो हमने पिछले 3-4 दिन में क्वेश्चंस की डिस्कशन की है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, इसमें कुछ अहम पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो एग्जाम में आपके काम आएंगे, वो मैंने निकाल के उनकी समरी जो है वो प्रिपेयर की है। ये आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर भी हो जाएगी। फिलहाल आपने मेरे साथ इसको समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। मैंने उन्हें कॉपी करवाने के लिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर लूँ, डिस्कस कर लूँ, ताकि इससे आपके कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसके थ्रू आपने कैसे अपने टॉपिक की रिवीजन करनी है। कंसेप्ट क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स इन क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यानी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंटली कौन कौन सी आइटम्स वो देता है और उसका हमने ट्रीटमेंट क्या करना है। क्या सीखने जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में वो कौन कौन सी आइटम्स हमें देता है और इसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना होता है। सबसे पहले पास्ट कास्ट। पास्ट कास्ट कौन सी होती है? जो संक कास्ट, जो कि जिस वक्त हम डिसीजन कर रहे हैं उससे पहले इनकर कर चुके हैं। पास्ट कास्ट का ट्रीटमेंट क्या है? दिस कास्ट आर इररिलेवेंट एंड मस्ट बी इग्नोर्ड इन द क्वेश्चन। एग्जांपल क्या है? जैसे रिसर्च कास्ट, पास्ट में इनकर हो चुकी होती है डिसीजन करने से पहले, हालांकि होती उसी प्रोजेक्ट के बारे में है लेकिन डिसीजन करने से पहले इनकर हो चुकी होती है, इसको इग्नोर करना है। एलोकेटेड फिक्स कास्ट, सारी फिक्स कास्ट नहीं, एलोकेटेड फिक्स कास्ट। एलोकेटेड फिक्स कास्ट कौन सी है पास्ट की, हमने इस प्रोजेक्ट को एलोकेट किया है, इसको भी इग्नोर करना है। और फिर एम्प्लॉय कास्ट, कौन से एम्प्लॉयज की कास्ट? जो ऑलरेडी कंपनी ने एम्प्लॉय किए हुए हैं। आपको याद है वो क्वेश्चन में भी हमने कहा था 2 एम्प्लॉयज हैं ऑलरेडी एम्प्लॉय किए हुए हैं, एलोकेट किए इधर, तो ऑलरेडी चूंकि वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी तो पे करनी करनी है, चाहे इस प्रोजेक्ट में उनको यूज करें या ना करें। तो उनकी सैलरी को हम, जो प्रोजेक्ट को एलोकेट की गई है, इसको प्रोजेक्ट अप्रेजल में इंक्लूड नहीं करना। याद है ना, नहीं किया था। लेकिन अगर इनको इस प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करके इनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, एक ये भी कंसेप्ट था, तो फिर क्या किया जाएगा? इंक्रीमेंट वाली सैलरी को इंक्लूड किया जाएगा। फिर ऑलरेडी परचेज इन्वेंट्री, जिसका कोई अल्टरनेट यूज नहीं है, ऐसी इन्वेंट्री जिसका कोई अल्टरनेट यूज नहीं है, उसको क्या करना है? हमने इग्नोर करना है। पास्ट में परचेज किए हुए, फ्यूचर में जो परचेज करेंगे वो नहीं, जो इस प्रोजेक्ट के लिए परचेज करने है स्पेसिफिकली वो तो आउटफ्लो के तौर पे आएगी, लेकिन जो पास्ट में ऑलरेडी इन्वेंट्री परचेज और उसका कोई अल्टरनेट यूज नहीं है, उसको क्या करना है? हमने इग्नोर। और अगर उसका कोई अल्टरनेट यूज है, उसे मार्केट में जाके सेल किया जा सकता है किसी प्राइस पे, फिर क्या करना है? फिर उसकी जो मार्केट प्राइस होगी उसको हमने क्या करना है? आउटफ्लो के तौर पे लेना है। हालांकि एक्चुअली वो आउटफ्लो कैश में हुआ नहीं होगा,
लेकिन चूंकि वो सेक्रीफाइस करना पड़ा इस प्रोजेक्ट की वजह से इसको, तो हम उसको इंक्लूड करते हैं। बताइए ये पास्ट कास्ट का पॉइंट क्लियर हो गया? किसी भी तरीके से अब एग्जाम में पूछे आप इसको हैंडल कर लेंगे। आगे चलते, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, ये नहीं कि नहीं पढ़ी हुई हैं, सिर्फ एक जगह मैंने इकट्ठी कर दिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हर प्रोजेक्ट में होती है और सबसे बड़ी कैश की आइटम यही होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या करना है इसका? ये आउटफ्लो है, किस साल में आउटफ्लो है? ईयर नॉट में। हाँ, सम टाइम अगर क्वेश्चन में कह दे कि भाई आधी कॉस्ट अभी पे करनी है, आधी इंस्टॉलमेंट में वो 1 साल के बाद पे करनी है, तो फिर आपको पता है कि वो जिस तरीके से वो क्वेश्चन में कहे उस तरीके से एलोकेशन करेंगे। वरना मोर देन 90% क्वेश्चन में ये आउटफ्लो है ईयर नॉट में। रेजिडुअल वैल्यू का क्या ट्रीटमेंट है इसकी? रेजिडुअल वैल्यू लास्ट ईयर में इनफ्लो के तौर पे ट्रीट होती है। रेजिडुअल वैल्यू लास्ट ईयर में इनफ्लो। अच्छा, इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है या गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल है, ये भी तो आता है ना क्वेश्चन के अंदर। डेप्रिसिएशन होती है कि नहीं होती? और गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल भी आता है। गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। क्या भला? इसको आपने अपने मेन कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं करना, इग्नोर करना है, क्योंकि मेन कैश फ्लो में तो हम इनिशियल कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू ले रहे हैं। तो फिर इनको कहां पे कंसीडर करना है? टैक्स। अगर टैक्स की एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में, तो फिर आपने मेन कैश फ्लो वाले टेबल के नीचे एक और टेबल बनाना है और उसमें टैक्स की कैलकुलेशन करते हुए इनको इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करना है? अगर डेप्रिसिएशन है तो उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे रेलिवेंट ईयर में। और अगर लॉस है, लॉस वो, और अगर गेन ऑन डिस्पोजल है, ऐड करेंगे। ये ट्रीटमेंट क्लियर है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के? ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट दे देता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले टॉपिक में, कि जब किसी एसेट को खरीदते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट को उसमें कैपिटलाइज करते हैं। अच्छा, बाद में होने वाली कॉस्ट को नहीं करते, बाद में जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह होती है। लेकिन जो इनिशियल होती है प्रोजेक्ट, उस मशीनरी के स्टार्ट से उसको कैपिटलाइज करते हैं। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो अगर क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ है कि परचेज प्राइस इतनी है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट इतनी है, क्या करेंगे उसका ट्रीटमेंट? वो रेलिवेंट है और वो परचेज प्राइस में ऐड होगी, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन जाएगी। और जब डेप्रिसिएशन करेंगे, सिर्फ परचेज प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे कि परचेज प्लस इंस्टॉलेशन। ये कंसेप्ट क्लियर है ना? आगे चलते हैं। हो गया। नंबर ऑफ ईयर्स, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर की क्या रेलिवेंस होती है बताइए जरा। कॉलम डिसाइड करता है नंबर ऑफ ईयर कि हमने कॉलम कितने बनाने हैं, कितने। अगर नंबर ऑफ ईयर 3 है, 4 कॉलम। फोर्थ वाला कौन सा ईयर बनेगा? ईयर नॉट, ईयर नॉट बनेगा। और अगर क्वेश्चन में वो ये कह दे कि कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो करंट ईयर की है लेकिन पे फॉलोइंग ईयर में होगी, ये जो फॉलोइंग ईयर का लफ्ज है ना, ये क्वेश्चन में कीवर्ड है। इसका मतलब यह है कि इस साल की लाइबिलिटी कब पे हो रही है? नेक्स्ट ईयर में। तो हमने क्या करना है? हमने फिर एक और, फिर 4 साल के 5 नहीं बल्कि 6 कॉलम बनेंगे। एक ईयर 5 का भी बनेगा, क्योंकि ईयर 4 की लाइबिलिटी ईयर 5 में पे हो रही होगी। आपको याद है क्वेश्चन जिसमें हमने किया था कि वो कह रहा था कि परचेज कर रहा हूं लेकिन कुछ पेएबल मेरा क्लोजिंग में भी होता है, तो उसने बाकी क्लोजिंग की तो ट्रीटमेंट ठीक किया था, लास्ट ईयर में जाके उसने उसी साल में क्लोजिंग पे करवा दिया था। हालांकि असूल के मुताबिक क्लोजिंग कब पे होना चाहिए था? नेक्स्ट ईयर में। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। नंबर ऑफ ईयर का पॉइंट भी क्लियर। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट है? ईयर नॉट में क्या होगा? आउटफ्लो होगा। और फिर इसके बाद चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे, आपने लास्ट ईयर में इसको रिकवर जरूर करवा लेना है, यानी लास्ट ईयर में इनफ्लो जरूर आएगा। इसमें बाज़ औक़ात एक कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट इंक्लूड कर देता है, कहता है स्टार्ट में भी वर्किंग कैपिटल था और दरमियान में मजीद वर्किंग कैपिटल डाला। अगर दरमियान में मजीद वर्किंग कैपिटल इंक्लूड किया तो क्या करना है? इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल को आउटफ्लो के तौर पे शो कर देंगे और लास्ट ईयर में जाके टोटल जितने भी वर्किंग कैपिटल्स हमने ऐड किए थे प्रोजेक्ट में, सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे इनफ्लो में। वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट भी क्लियर।
फिर आते हैं सेल्स। क्वेश्चन में समटाइम्स तो उसने सेल्स रुपीज में खुद से दे दी होती है, सेल्स रुपीज में खुद से दे देती, समटाइम उसने सेल्स रुपीज में नहीं दी होती बल्कि यूनिट्स में दी होती है। यूनिट्स में जब भी सेल देता है इसका मतलब है वो हमसे क्या चाह रहा है कि हम सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करें। लेकिन अक्सर जब वो यूनिट्स में सेल देता है ना तो क्वेश्चन में मजीद कुछ एडजस्टमेंट ऐड करवाता है। जैसे कहेगा ईयर 1 में सेल्स हुए 10,000 यूनिट्स, फिर उसके बाद कहेगा कि हर साल 5% के हिसाब से यूनिट्स इंक्रीज होते गए। तो इसका मतलब है जो यूनिट्स 10,000 थे ईयर 1 में वो ईयर 2 में कितने हो गए 10,500, और ईयर 3 में कितने हो गए, ईयर 3 में हाँ 10,500 का 10,000 का 5% नहीं 10,500 का 5% ऐसे इंक्रीज। लेकिन ये भी सेल्स रेवेन्यू नहीं है, क्वांटिटी है। शाबाश, आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, सेल्स रेवेन्यू बनता है सेल्स क्वांटिटी से और सेल प्राइस से। सेल क्वांटिटी को वो अलग इंक्रीज करवाता है और सेल प्राइस को अलग इंक्रीज करवाता है। सेल क्वांटिटी को अलग इंक्रीज करवाता है और सेल प्राइस को अलग इंक्रीज। इसीलिए जब आपने सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना है और उसने खुद से अगर सेल्स रेवेन्यू नहीं दिया, खुद से उसने क्वांटिटी दी है और प्राइस दी है, तो हमने सेल्स रेवेन्यू हर साल का कैसे कैलकुलेट करना है। पहले साल का तो बहुत आसान होगा, कैसे, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई। लेकिन ईयर 2 में क्या करना होगा, क्वांटिटी को ग्रोथ के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्राइस को इन्फ्लेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमने क्वेश्चन किए ना 2-3, जिसमें कुछ क्वेश्चन में तो सीधी सीधी सेल्स भी दे दी थी, कुछ में उसने हमें ये इंक्रीमेंट की तरफ लेके गया था। तो सेल्स रेवेन्यू इनफ्लो होगा इस ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट में। हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, सेल्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है ग्रोथ से और फिर प्राइस को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस इन्फ्लेशन से। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि जब हमने क्वांटिटी को 1 प्लस ग्रोथ से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7% ग्रोथ है तो 1.0, इसके ऊपर मैंने पावर 1 लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, ये ईयर 1 की होगी, यानी जिस साल में ग्रोथ हो रही है। अगर वो कहता है ईयर 1 में ये सेल थी, ईयर 2 में ग्रोथ हुई है, तो ये पावर 1 ईयर 2 में आएगी, और फिर ईयर 3 में क्या हो जाएगा, पावर 2। इसी तरीके से प्राइस का इफेक्ट आएगा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में जो मैक्सिमम सेल्स में हमें घुमा सकता है वो हमने इस फार्मूले के जरिए से उसको कैलकुलेट कर लेना। सिमिलर फार्मूला यूज होगा वेरिएबल कॉस्ट के लिए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होते हैं ना। जैसे क्वांटिटी सोल्ड बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट, जिस तरह सेल्स हर साल में इनफ्लो है, वेरिएबल कॉस्ट हर साल में क्या है, आउटफ्लो। कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस ग्रोथ से और फिर पावर कि वो कितनी ग्रोथ है इनटू पर यूनिट कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट। क्वेश्चन में अक्सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी होती है ना, कभी कभार टोटल भी दी होती है उसने। जैसे सेल्स रेवेन्यू दिया होता है तो बात वेरिएबल कॉस्ट भी उसने रुपीज में दी होती है, उसका मतलब हमने उस सूरत में कैलकुलेशन नहीं करनी। लेकिन अगर वो क्वांटिटी वॉल्यूम दे रहा है सेल्स का, यूनिट्स का, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी होगी सेम फार्मूला के साथ जैसे हमने रेवेन्यू कैलकुलेट किया। फिक्स कॉस्ट ये हम पहले भी पढ़ा ऊपर, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट को क्या करना है, इग्नोर करना है। लेकिन जो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट होगी जो इस प्रोजेक्ट की वजह से है, आपने देखा ना कुछ क्वेश्चन में कहता है विदाउट दिस प्रोजेक्ट फिक्स कॉस्ट इतनी है और विद दिस प्रोजेक्ट फिक्स कॉस्ट इतनी। विदाउट दिस प्रोजेक्ट फिक्स कॉस्ट 40 मिलियन है, विद दिस प्रोजेक्ट फिक्स कॉस्ट 50 मिलियन है, 10 मिलियन इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आएगी यहां पे। ठीक है। और बाजू का अब मुझे ये बताइए, अच्छा इन्फ्लेशन का क्वेश्चन में उसने इन्फ्लेशन रेट दिया होता, इन्फ्लेशन रेट किस किस आइटम को इफेक्ट करता है और किसको नहीं करता, सेल्स को करेगा, वेरिएबल कॉस्ट को करेगा, फिक्स कॉस्ट को करेगा कि नहीं। इन्फ्लेशन रेट फिक्स कॉस्ट को इफेक्ट करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। वर्किंग कैपिटल को नहीं करेगा और इन्वेस्टमेंट को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को या उसकी रेजिडुअल वैल्यू को नहीं करेगा। क्लियर हुई है बात, ठीक है, उनको नहीं करेगा। लेकिन
कॉस्ट को वेरिएबल हो या फिक्स वो करेगा, रेंट को। अच्छा यहां पे एक आपको काम की बात बताता हूं, जो कि जब मैंने ये टेबल सारा बना लिया उसके बाद मेरे जहन में आई। अगर क्वेश्चन में उसने एक जनरल इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है, सोच के बताइएगा, जनरल इन्फ्लेशन रेट है 10%, और रेंट के बारे में उसने कहा है कि ये हर साल इंक्रीज होगा 12% से। रेंट पे क्या रेट लगाएंगे, 12% या 10% या दोनों मिला के 22%? पक्की बात, दोनों तो नहीं लगाएंगे? यस। अगर किसी भी आइटम का उसने स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है ना, किसी भी आइटम का उसने स्पेसिफिक रेट दिया है, तो हमने उसके ऊपर फिर जनरल इन्फ्लेशन रेट नहीं लगाना, बल्कि उसका स्पेसिफिक रेट लगाना। उसका कॉमन सेंस की बात है ना, स्पेसिफिक रेट लगना चाहिए उसका, ठीक है। अच्छा अगर उसने कहा है इन्फ्लेशन रेट 10, गौर से सुन के जवाब दीजिएगा, इन्फ्लेशन रेट 10% है, और उसने कहा कि जो सेल है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा 20% से नेक्स्ट ईयर में, तो इंक्रीज 10% से लेंगे, 20% से लेंगे कि दोनों से? दोनों से। क्यों? 20% दिया तो होगा, 20% क्वांटिटी वेरिएंस है, 20% क्वांटिटी का इंक्रीज बता रहा है, प्राइस का नहीं बता रहा। इन्फ्लेशन प्राइस को अफेक्ट करती है, ठीक है। आज जो हमने क्वेश्चन करना है ना, उसमें उसने एक जगह पे कहा हुआ है कि गाड़ियां पुरानी हो गई, इस वजह से उनकी रिपेयर ज्यादा होती है, यानी उसमें जो मटेरियल लगता है वो ज्यादा लगता है ना, गाड़ी पुरानी हो जाए मटेरियल ज्यादा लगता है। तो मुझे बताइए इसमें गाड़ी पुरानी होने की वजह से इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज ये है, एक इंक्रीज इन्फ्लेशन की वजह से है। बताइए दोनों इंक्रीज आएंगे कि सिर्फ गाड़ी पुरानी होने की वजह से जो मेंटेनेंस इंक्रीज हो रही है वही आएगी? दोनों आएंगे, क्योंकि गाड़ी पुरानी होने की वजह से जो मेंटेनेंस इंक्रीज हो रही है ना, वो उसमें जो आइटम्स लग रही हैं, उसमें स्पेयर पार्ट्स लग रहे हैं, उसकी इंक्रीज की बात कर रहा है। भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? तो आपने जहन में रखना है कि इन्फ्लेशन रेट दिया हो और स्पेसिफिक रेट भी किसी आइटम का दिया हो, तो हमने स्पेसिफिक रेट को लगाना है, जनरल इन्फ्लेशन रेट को नहीं लगा। लेकिन सम टाइम वो परसेंटेज देता तो है, लेकिन वो प्राइस में इंक्रीज नहीं होता, वो क्वांटिटी में इंक्रीज होता है। अगर क्वांटिटी में इंक्रीज दिया हुआ है तो वो भी लगेगा, और प्राइस का इन्फ्लेशन इंक्रीज भी लगेगा। नहीं ना समझ आई बात? आगे समझ, ये क्वेश्चन में चलिए इसको प्रैक्टिस करेंगे फिर मजीद क्लियर होगा। फिक्स कास्ट क्लियर हो गया हमारा, फिक्स कास्ट इनटू इन्फ्लेशन, ठीक है। आपने बताया सर सेल्स पे भी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पे भी आएगा, फिक्स कॉस्ट पे भी आएगा, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे नहीं आएगा, रेजिडुअल वैल्यू पे नहीं आएगा, वर्किंग कैपिटल पे नहीं आएगा, और टैक्स पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो टैक्स कैलकुलेट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट से, वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी हैं, तो टैक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही आएगा। अगली आइटम टैक्स ही है, कह रहा है टैक्स विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन सेपरेट टेबल। ये देखें आई कैप की प्रेजेंटेशन में और हमारी प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा फर्क यही है। और मुझे नहीं कोई क्वेश्चन आई कैप का, हालांकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे नहीं समझ आता आई कैप का क्वेश्चन जब वो उस टैक्स की एडजस्टमेंट भी मेन टेबल के उसमें इंक्लूड कर देता। आप शायद समझ पाते हो, लेकिन मेरी सजेशन आपको हमेशा ये है कि टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा आपने क्या करनी है, सेपरेट टेबल, उसके नीचे टेबल बना लें, और उसमें सिंपल रूल जेल में रखें, रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस करनी है और डेप्रिसिएशन को भी लेस करते हैं। आउटफ्लो जो कैलकुलेट करेंगे टैक्स, आउटफ्लो सेम ईयर में होगा या फॉलोइंग ईयर में होगा, ये क्वेश्चन में मेंशन है। जैसा क्वेश्चन में मेंशन है आपने उसको वैसा ही ट्रीट करना। सेम ईयर में है तो जो नीचे साल में टैक्स की अमाउंट आई वो ऊपर साल आउटफ्लो होगी, नेक्स्ट ईयर में है तो वो अगले साल चला जाएगा, लास्ट ईयर में आपको एडिशनल कॉलम बनाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन ये हमने डिस्कस कर लिया कि सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एडजस्ट होते हैं इन्फ्लेशन से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल वैल्यू, वर्किंग कैपिटल एडजस्ट नहीं होते। इसके साथ टैक्स भी लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा।
नोट्स में कह रहे हैं इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर एडेड, ये हमें बता दिया आपको कि इनिशियल जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट या इंस्टॉलेशन कास्ट है वो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड करनी है। अच्छा ये एक पॉइंट है थोड़ा सा एडवांस है, अगर आपको समझ आ जाए। कह रहा है एक्सपेंस, बाज़ का तो कुछ एक्सपेंस हम एडवांस में पे करते हैं, कुछ एक्सपेंस एडवांस में पे करते हैं। अच्छा अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपने उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं करना काम, आई कैप के अप्रोच के मुताबिक करना। मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि टैक्स कम से कम हमारे जमाने में ऐसे होता था टैक्स में कि टैक्स कैलकुलेट अक्रूवल बेसिस पे नहीं कैश बेसिस पे करते थे। यानी अगर आपका कोई एक्सपेंस अक्रू हुआ है लेकिन पे नहीं किया तो टैक्स वाले उसको अलाउ नहीं करते थे। लेकिन अगर पे कर दिया है, अक्रू नहीं हुआ, यानी अगले साल का एक्सपेंस आपने इस साल पे कर दिया, तो वो अलाउ हो जाया करता था। अब भी टैक्स में ऐसा है कि अब डिफरेंट है, ऐसा ही। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में जब कोई एक्सपेंस एडवांस में पे हो रहा है तो वो जिस साल में पे हो रहा है उस साल की टैक्स की कैलकुलेशन में आना चाहिए। उसी साल के ऊपर उसी साल का आउटफ्लो आ जाएगा और नीचे उसी साल की टैक्स की कैलकुलेशन में एक्सपेंस के तौर पे आ जाए। लेकिन आई कैप क्या कर रहा है, वो आउटफ्लो तो उसी साल में कर रहा है जिस साल कैश पे किया, एक्सपेंस पे किया एडवांस में, लेकिन उसे टैक्स की डिडक्शन किस साल में ले रहा है, जिस साल से वो रिलेट करता है एक्सपेंस, यानी जिस साल में वो एक्सपेंस इनकर हो रहा है, पे हो रहा है उसमें नहीं, इनकर हो रहा है जिसमें। अब इसकी लॉजिक मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जो मैंने पुराना पढ़ा हुआ है, आप कह रहे हैं कि अभी भी वैसा ही है कि इनकम और एक्सपेंस नॉर्मली कैश बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड होते हैं टैक्स के मुताबिक। लेकिन आपने इसमें क्या करना है, ये इस चीज का फर्क ध्यान में रखना है क्या, कि जो एक्सपेंस आए उसको, हाँ आउटफ्लो तो उसी साल में होगा जिस साल में एक्सपेंस पे हो रहा है, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन रेलिवेंट ईयर में। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे उस वक्त समझ आ जाएगी। जब आपकी टैक्स की अमाउंट टैली नहीं ना होगी, आप कहोगे ओ ये फर्क किस वजह से है, कितने का फर्क है, ये इस वाली अमाउंट का फर्क है, ये इसने इस साल में नहीं बल्कि अगले साल में इंक्लूड की हुई है, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। अब बाकी के पॉइंट समझ आ गए कि नहीं? चलिए बाकी के समझ आ गए तो बहुत है। ये पेज आपको सर्कुलेट कर दिया गया है, इसको आपने संभाल के रखना है। ये आपकी एक तरह से पूरे चैप्टर की बगैर कोई क्वेश्चन सॉल्व किए इंशाल्लाह पूरे चैप्टर की रिवीजन करवा देगा। आपने देखा कि इसमें अक्सर हम जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में करते हैं वो उसने बता दिया कि उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब चलिए हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन 3, ये फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, स्टार्ट करें जी डिस्कशन। CCL मैन्युफैक्चर एंड सेल स्पेशलाइज्ड मशीन X85। अच्छा अब अगर कोई नई चीज आपको मिले ना, नया कंसेप्ट, आपने इस पेज के ऊपर इसकी बैक साइड पे इंक्लूड करते जाना। जैसे एक मैंने आपको मजीद कंसेप्ट बताया है, क्या बताया है जो इसमें नहीं था, कि स्पेसिफिक रेट गिवन हो तो जनरल इन्फ्लेशन रेट नहीं लगाना। स्पेसिफिक रेट गिवन हो किसी भी आइटम का तो उसके ऊपर जनरल रेट नहीं लगाना, स्पेसिफिक रेट से कैलकुलेशन करना है। एक और कंसेप्ट भी है, क्या, मुझे ये बताइए, अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की वजह से, गौर से सुन के, अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की वजह से किसी और प्रोजेक्ट पे फर्क पड़ रहा है तो वो फर्क इस प्रोजेक्ट में डालना कि नहीं? पक्की बात है। अगर इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से कंपनी के किसी और इनकम या एक्सपेंस पे फर्क पड़ रहा है वो इस प्रोजेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से किसी और प्रोजेक्ट में एम्प्लॉइज को फारिग किया जा रहा है तो क्या वो जो एम्प्लॉइज को फारिग किया जा रहा है
वो इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं? अच्छा, एम्प्लॉइज को फारिग किया जा रहा है जो, वो हमारी सेविंग है, इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? सेविंग है, इनफ्लो है। शाबाश शाबाश शाबाश। और नॉर्मली अब ये वो कंसेप्ट है जो 5, 6, 7 से रिलेट करता है, जो मुश्किल वाला कंसेप्ट है। असल में डिसीजन जो होता है ना, प्रोजेक्ट अप्रेजल, हमारा तो सिर्फ एक सिंपल है ना, ये बहुत सी टाइप्स के होते हैं। बात को होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, एक होता है रिप्लेसमेंट डिसीजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन का मतलब होता है दो प्रोजेक्ट है, दोनों में से एक चलाना है, कौन सा चलाएं? हम दोनों को वैल्यूएट करते हैं, जो मोर बेनिफिशियल होता है हम कहते हैं इसको चलाओ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट हो तो हम कहते हैं दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ले लो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी एक उठाएंगे तो दूसरा छोड़ना पड़ेगा, तो हम क्या कहते हैं, जो मोर प्रॉफिटेबल है वो ले लो। और रिप्लेसमेंट डिसीजन क्या होता है भला, कि पुरानी मशीनरी को छोड़ के नई मशीनरी। ये रिप्लेसमेंट डिसीजन एक मुश्किल क्वेश्चन होता है। रिप्लेसमेंट डिसीजन क्यों? इसमें एक कंसेप्ट बार बार यूज होता है। वो कंसेप्ट जो बार बार यूज होता है ना, वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर समझ आ गया तो इसका मतलब है आप रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने के काबिल हैं। रिप्लेसमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी एक पुरानी मशीनरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नई मशीनरी खरीदने के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं। अब ये नई मशीनरी का डिसीजन पुरानी मशीनरी के हर डिसीजन को इफेक्ट करेगा। नई मशीनरी आने से पुरानी मशीनरी बिकेगी, तो पुरानी मशीनरी की सेल प्राइस नई मशीनरी के कैश फ्लो में आएगी कि नहीं? नई मशीनरी आने से पुरानी मशीनरी के एम्प्लॉयज हो सकता है निकाल दें, तो वो जो एम्प्लॉय निकालेंगे नई मशीनरी के कैश फ्लो में आएंगे कि नहीं? अच्छा, हो सकता है नई मशीनरी आने से पुरानी मशीनरी की सेल चल रही है पुरानी भी, लेकिन उसकी सेल कम हो गई है। नई मशीनरी के आने से किसी पुरानी मशीनरी की सेल कम हो गई है, तो ये जितनी सेल कम हुई है ये नई मशीनरी की प्रोजेक्शन में आएगी कि नहीं? वहीं से कैश फ्लोज में आएगी। इनफ्लो के आउटफ्लो? आउटफ्लो। ठीक है, क्योंकि ये इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये बड़ा अहम कंसेप्ट था, मुश्किल था। अगर आपने ये समझ लिया, इसको नोट कर लें, ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है ना, उसमें काम आएगा ये कंसेप्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिप्लेसमेंट डिसीजन। फिर और भी होते हैं, मेक और बाय डिसीजन, वो उसको छोड़े। कह रहा है CCL and sell specialized machine X85. A newer version of machine is gaining popularity in the market and CCL therefore considering to introduce similar version, that is D44. X85 वर्जन चला रहे हैं, लेकिन एक नया वर्जन आ गया D44, वो कहते हैं हम ये भी चलाएंगे। डिटेल्ड रिसर्च कैरी आउट की है एट ए कॉस्ट ऑफ 3.2 मिलियन। पहला मेरा क्वेश्चन, 3.25 मिलियन का ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि सोल्यूशन में लिखेंगे इसको इग्नोर किया है? सोल्यूशन में लिखेंगे इसको इग्नोर किया। रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज अंडर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग D44 वुड बी रुपीज 450 मिलियन इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ द प्लान। ये जो इंस्टॉलेशन वाली ऐड होगी ना, तो 450 मिलियन का क्या ट्रीटमेंट है? ये 450 मिलियन ये नॉट में आउटफ्लो है। इंस्टॉलेशन कास्ट उसने ऑलरेडी ऐड करके दे दी, अलग देता तो हम ऐड करते। अब लेकिन हमने इसके दो इंपैक्ट और डालने, क्या भला? एक रेजिडुअल वैल्यू जब भी देगा उसको हमने आउटफ्लो, और दूसरा डेप्रिसिएशन और गेन या लॉस, ये हमने टैक्स में एडजस्ट करना। प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ D44 आर एज फॉलोस। ये जो नया यूनिट है, ईयर 1, अच्छा नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हैं कि सेल रेवेन्यू दिया? इसका मतलब है हमें कैलकुलेशन में उलझाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हमें पता है कैसे कैसे हमें वो कैलकुलेट करवा सकता है। नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हैं, एज इट इज नहीं इंक्लूड करना। कह रहा है सेल्स वॉल्यूम ऑफ X85 इन द लेटेस्ट ईयर वाज 30,000। जो पिछला पुराना मॉडल था उसकी लेटेस्ट सेल थी 30,000। It is estimated that introduction of D44 would reduce the sale of X85 by 2,000 units every year.
नए यूनिट के आने से, नए मॉडल के, मोबाइल का नया मॉडल लॉन्च करेंगे तो पुराने मॉडल की सेल हर साल 2000 से 2000, अच्छा हर साल 2000 कम नहीं होगी, हर साल 2000 से कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ईयर 1 में कितनी होगी 2000, ईयर 2 में 4000, ईयर 3 में 6000, ईयर 4 में, ये समझ आया कि नहीं आया? या बाय 2000, एवरी ईयर बाय 2000 का मतलब क्या है, हर साल 2,000 करके। ये नहीं होगा कि हर साल में 2000 आया, क्या होगा, ईयर 1 में 2000, 2 में 4000, 3 में, ये समझ आया कि नहीं? इस पॉइंट से आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसकी जो सेल प्राइस लॉस्ट हुई है वो रेलिवेंट है, शाबाश। जो सेल्स रेवेन्यू लॉस्ट हुआ वो क्या है, रेलिवेंट है। अभी तो नहीं इंक्लूड कर सकते ना, अभी तो ना ये सेल्स इंक्लूड कर सकते हैं ना ये कर सकते हैं, क्योंकि इनके यूनिट पता है, प्राइस नहीं पता, प्राइस आगे चल के देने लगा। कह रहा है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर D44 नया यूनिट है, इसकी सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट क्या है इन ईयर 1, इन टूडेज प्राइस नहीं। इसका मतलब है नीचे जो इन्फ्लेशन का इंक्रीमेंट अगर वो इफेक्ट देगा वो ईयर 2 से होगा, यानी ईयर 2 में हम 1.05 पावर 1 लिखेंगे, ऐसा ही होगा ना? भी समझ आ रही है बात की? चलिए, एस्टिमेटेड एट 40 एंड रुपीज 32,000, 40,000 सेल्स रेवेन्यू है, 32,000। इसका मतलब क्या हुआ, ईयर 1 में सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 20,000 इंटू 32,000। और ईयर 2 में भी यही होगी अगर इन्फ्लेशन ने दिया, और अगर इन्फ्लेशन दी है, ठीक है भाई, समझ आ गई? इसमें चूंकि हर साल उसने क्वांटिटी खुद से दे दिया है तो हमें क्वांटिटी का इंक्रीमेंट नहीं देगा हर साल का, है? हमें एक ही परसेंटेज का सेल्स के फार्मूला में एक ही परसेंटेज आएगी, वो कौन सी आएगी, इन्फ्लेशन वाली, क्वांटिटी वाली नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ऑलरेडी उसने दे दी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन X85 पुराना मॉडल है, अब नए की सेल्स तो आपने सारी फिट कर दी, पुराने की सेल भी तो फिट करना है इसमें। कह रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इन ईयर 1 इज एस्टिमेटेड एट ₹5,500 पर यूनिट, कहता है एक यूनिट के ऊपर आपको इतना प्रॉफिट होता था, एक यूनिट के ऊपर इतना प्रॉफिट, तो अब क्या मतलब, अब होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये हुआ ये हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। ईयर 1 में कितना होगा, 2000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का, भाई क्लियर है? इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा, आएगा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, ठीक है। इसमें सेल्स है ना, सेल्स के ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है, भाई क्लियर हो गया? दो इस क्वेश्चन में हैरानकुन तौर पे इस क्वेश्चन में एक सेल्स नहीं है, दो सेल्स हैं, एक सेल्स इनफ्लो है, एक आउटफ्लो है। नए मॉडल की सेल्स इनफ्लो है, और नए मॉडल की वजह से जो पुरानी सेल इफेक्ट हो रही है आउटफ्लो है, आउटफ्लो है। भाई क्लियर है? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? आपको ये तो नहीं महसूस नहीं, डिस्कशन करने की बजाय सर, कंसेप्ट डिस्कस करने की बजाय अगर कैलकुलेशन कर लें वो ज्यादा बेहतर है, पक्की बात है ना? खुद कर लेंगे ना, हमारे फॉर्मेट पे कर लेंगे कि आईकैप के फॉर्मेट पे, पक्की बात है, शाबाश शाबाश, ठीक है। वैसे इन सब के सोल्यूशन में बना के ना जो ईद की छुट्टियां आएंगी
हैं, उनमें ये सब के सोल्यूशन बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ये कर दूंगा। लेकिन तब तक आपने कोशिश करनी है खुद से ही कर लें, और जब मैं आपको सोल्यूशन दूं आपका नहीं नहीं सर जरूरत नहीं है, अपने पास रखे, आपने बड़ी देर कर दी है, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, हमने तो खुद कर लिया। एक हाँ बिल्कुल शाबाश। अच्छा आगे चलते हैं। फिक्स कॉस्ट इन ईयर 1 आर एस्टिमेटेड एट ₹45 million। ईयर 1 में फिक्स कॉस्ट 45 million है। However, if the new plant is installed, these costs would increase to ₹75 million। इंक्रीमेंटल कितनी है? 30 million। तो ईयर 1 में कितनी आ गई? ईयर 2 में कितनी आ गई? 30 into 1 प्लस इन्फ्लेशन पावर 1। और ईयर 3 में ठीक है शाबाश पावर 2। हाँ जी ईयर 3 में पावर 2, क्योंकि ईयर 1 में वो बेस दे रहा है हमें। फिर कह रहे हैं इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट वुड बी 10% फॉर बोथ द मशीन एंड प्लांट्स। 10% इंक्रीमेंट होगा। अच्छा नई मशीन का तो 10% हमें पता है, सेल्स पे भी लेना है, कॉस्ट पे भी। पुरानी मशीन का क्यों दिया? सेल्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं लगाना था 10%। The new plant would be depreciated at the rate of 25%। ये हमारी फेवरेट एडजस्टमेंट, जिसमें हमारी अकाउंटिंग की भी प्रैक्टिस होती है, फाइनेंस की भी होती है। कह रहा न्यू प्लांट would be depreciated 25 under reducing balance method। Tax depreciation is to be calculated on the same basis। Residual value of the plant at the end of its useful life of 4 years is expected to be equal to its carrying value। ये लो, इसका मतलब क्या है? गेन या लॉस डिस्पोजल पे नहीं आएगा। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं भी कैलकुलेट कर सकता हूं, एक कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? आप भी एक कैलकुलेशन में कर सकते हैं। कैसे? टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0.75 से, और उसकी पावर क्या लेंगे? 4। आपके पास उसकी कैरी। जरा आप भी कैलकुलेशन करके देखें, सोल्यूशन के साथ मैच होता है। अब आई कैप की क्या फिगर है? बाकी टैक्स रेट आपको पता है कि पेड इन द ईयर इन विच लायबिलिटी राइजेस, उसी साल में पे होगा जिस साल का टैक्स है। आसान है, नीचे कैलकुलेशन करेंगे, वो फिगर एज इट इज उठा के ऊपर रख देंगे। भाई बुक वैल्यू कैलकुलेट की, रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट की है, क्या है? मैच होती है 142 पॉइंट जितनी भी है, मैच होती है कि नहीं? मुझे इससे गर्ज नहीं अमाउंट क्या है, अमाउंट मैच होती है कि नहीं, इसका मतलब हमारी अप्रोच ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% के लिहाज से कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा एक स्टूडेंट कह लेगा सर इनिशियल अलाउंस भी होता है, उसने क्वेश्चन मैंने दिया वहां हम इनिशियल अलाउंस डाल दे? नहीं, क्वेश्चन मैंने दिया वहां भी इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% किस लिए दी हुई है? डिस्काउंट कर। अच्छा क्वेश्चन में नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं कह रहा, कह रहा है आईआरआर कैलकुलेट करो। तो पहला रेट क्या यूज करना है आपने? 12%। फिर उसके बाद अगर आंसर पॉजिटिव आया तो रेट को बढ़ाएंगे, और अगर आंसर नेगेटिव आया रेट को कम कर देंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन जी। टैक्स की कैलकुलेशन में ना इसमें जो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन है तो वो भी डालेंगे। तो सर देखिए ना हम तो एक मिनट, इस साल की सेल बढ़ी, टैक्स देना है? वो देना है। दूसरा प्रोजेक्ट की सेल कम हुई, उसका टैक्स इंपैक्ट भी आएगा कि नहीं आएगा? सोच के बताइए, पक्की बात है। दूसरे प्रोजेक्ट पे जो सेल कम हुई उसका टैक्स बेनिफिट भी तो मिलेगा ना। तो मुझे बताइए टैक्स की कैलकुलेशन करते हुए वो जो सेल डिक्रीज हुई है दूसरे प्रोजेक्ट पे, उसको हमारा नेगेटिव में, उसको हमारी इनकम को रिड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना? वो हमारे टैक्स की कैलकुलेशन में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यही स्टूडेंट कह रहा है सर वो तो कभी हमारा इस प्रोजेक्ट में की वजह से बढ़ा ही नहीं, वो इस प्रोजेक्ट में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे एक्सपेंस बढ़ रहा है उसको इधर डालेंगे, और उस एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से जो टैक्स का बेनिफिट हो रहा है वो भी नहीं आएगा।
ठीक है, तो याद रखिए जब कोई दूसरी जगह पे इनकम या एक्सपेंस बढ़ेगा ना दूसरे प्रोजेक्ट का, उसे इंक्लूड करना है तो उसका टैक्स इंपैक्ट भी करना है। ठीक है, अब मैं इसका आपको मजीद कंप्लेक्स नहीं करना चाहता, वरना इसकी दो अप्रोचेज होती हैं। एक अप्रोच क्या है कि ऊपर ही अलहदा से नेट ऑफ टैक्स फिगर दे दें। दूसरी अप्रोच क्या होती है, ऊपर ग्रॉस जो सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज या डिक्रीज वो लिखें और नीचे उसका टैक्स इंपैक्ट अलहदा से कैलकुलेट कर लें। यानी वो फिर जब नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी ना, वो आपकी दिस प्लस दैट प्रोजेक्ट दोनों की कंबाइन होके आ जाएगी। ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है। क्या ज्यादा बेहतर अप्रोच है कि जो दूसरे प्रोजेक्ट का सेल्स या एक्सपेंस इफेक्ट आ रहा है ना, वो इस साल की टैक्स की कैलकुलेशन में इंक्लूड करें। मुतमिन है कि नहीं कि होना चाहिए टैक्स के, उसका टैक्स इफेक्ट आना चाहिए। दूसरे नहीं, मुतमिन नहीं है भाई। इस प्रोजेक्ट की वजह से दूसरे प्रोजेक्ट की सेल्स बढ़ी, वो इधर बेनिफिट आएगा कि नहीं आएगा, तो उसकी वजह से टैक्स भी तो बढ़ेगा। तो जो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स किस वजह से बढ़ा, सेल्स की वजह से बढ़ा। सेल्स किस वजह से बढ़ी, इस प्रोजेक्ट की वजह से बढ़ी, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से सेल्स भी बढ़ी, इस प्रोजेक्ट की वजह से टैक्स भी बढ़ा, तो दोनों आने चाहिए ना, नहीं आने चाहिए दोनों? क्या दोनों आने चाहिए, क्या आने चाहिए? सेल्स, दूसरे प्रोजेक्ट का रेवेन्यू या एक्सपेंस भी और उसका टैक्स इंपैक्ट भी। तो अब ये तो नहीं पूछेंगे सर दूसरे प्रोजेक्ट का रेवेन्यू या एक्सपेंस इस प्रोजेक्ट की टैक्स की कैलकुलेशन में कैसे आया। भाई जैसे रेवेन्यू आया वैसे ही उसका टैक्स की कैलकुलेशन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एमटीएल। एमटीएल एक कंपनी है, ये क्या करती है, इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्रॉम ब्रॉक कैब सर्विसेज। एज पर द प्रपोजल MTL would provide branded cars to BCS under the following terms and condition। MTL वालों ने कहा हम आपको बुराक वालों, उबर वालों, इनड्राइव वालों, करीम वालों, हम आपको गाड़ियां प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन होगी। अब आपने हिसाब किताब लगाना है कि MTL के लिए ये प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं। देखें जो MTL वाले रेंट कार वाले गाड़ी देंगे ना उनको, तो कुछ इनको इनकम मिलेगी और कुछ इनके खर्चे होंगे। हमने सिंपल क्या करना है, इनकी इनकम में से खर्चे लेस करके देखना है इनको प्रोजेक्ट वारा खाता है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में उसने एक कार की डिटेल दी, तो एक कार की बेस पर डिसीजन कर लेंगे, क्योंकि अगर एक कार से प्रॉफिट हो रहा है तो उसका मतलब अगर 10,000 गाड़ियां भी देंगे ना तो उनसे प्रॉफिट ही होगा, वो 10,000 गुना ज्यादा होगा। समझ रहे करना क्या, कह रहा BCS would pay rent of rupees 1.8 million per annum per car to MTL। एनुअल रेवेन्यू कितना आ गया 1. car would operate on a 24-hour basis। पेमेंट would be made at the end of the year। इसका मतलब है जो पेमेंट आएगी, पहली पेमेंट वो कब आएगी ईयर 1 में, और दूसरी पेमेंट कब आएगी ईयर 2 में, तीसरी पेमेंट ईयर 3 में। और कितनी होगी पहली पेमेंट 1.8 मिलियन। पहली पेमेंट कितनी होगी और दूसरी कितनी होगी 1.8 इंटू इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ, अगर इन्फ्लेशन रेट नहीं दिया हुआ 1.8 ही चलेगी। अगर इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ तो 1.8, फिर उसके बाद 1.8 इंटू इन्फ्लेशन 1 प्लस इन्फ्लेशन पावर 1, फिर अगले साल पावर 2, फिर अगले इसी तरह इंक्रीज होता जाएगा ना। रेवेन्यू उसने हमें, इसमें गुड न्यूज हमारे क्या, उसने रेवेन्यू खुद से दे दिया, रेवेन्यू की अमाउंट खुद से दे दिया, वो कैलकुलेशन की तरफ नहीं लेके गया। हाँ नीचे इन्फ्लेशन रेट एज यूजुअल उसने दिया होगा तो वो हम इंक्रीज करते रहेंगे। क्लियर, रेवेन्यू वाले ओके। आगे ये इनफ्लो आएगा ना, फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ द ड्राइवर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कार वुड इनिशियली बी पेड बाय BCS but would be adjusted against car rentals payable to MTL at the end of each year। बताइए ये जो ड्राइवर की और मेंटेनेंस की कॉस्ट है ये खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है, MTL के BCS। लेकिन वो तो कह रहा है BCS पे कर रहा है,
लेकिन बाद में ट्रांसफर तो उसको कर रहा है ना, ट्रांसफर तो उसको कर रहा है, ठीक है। तो ये अल्टीमेट एक्सपेंस किसका है, एमटीएल का। तो नीचे लेकिन है कितनी, मेंटेनेंस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ ड्राइवर, वो तो दिया ही नहीं हुआ नीचे। तो जहां नीचे दियागा हम फौरन समझ जाएंगे ये हमारी ही कॉस्ट है। MTL would provide a smart mobile to each driver। ड्राइवर भी किस ड्राइवर मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल भी किसने देना है, तो इसकी कॉस्ट भी ठुक गई हमें, ठीक है। मतलब वही है, यानी कि हमें देना पड़ी, हमें पे करना पड़ी हमारे क्लाइंट को स्मार्ट मोबाइल। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ ड्राइवर भी, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी, स्मार्ट मोबाइल भी। आगे चलते हैं। MTL has estimated following cost for deployment of a car with BCS। ये उसने कॉस्ट, रेवेन्यू एक ही है क्या, 1.8 मिलियन, वो हमने ऊपर फिट कर दिया हुआ है। अब नीचे है, कार परचेज प्राइस कितनी है, 2 मिलियन। Estimated useful life and residual value of the car is 4 years and rupees 0.75 million respectively। फिर कह रहा है परचेज, कार रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, 30, वन टाइम पेमेंट ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कार। मुझे बताइए ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन है कि 2 मिलियन प्लस रजिस्ट्रेशन, ये प्लस होगी, तो क्यों होगी, इनिशियल कॉस्ट है, वो जैसे अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन में तो हमने 3-4 साल के बाद जाके उसकी रिपेयरिंग वगैरह करवाई थी, वो तो इनिशियल कॉस्ट में ऐड नहीं की थी, याद है, वो इनिशियल, वो एक तो कैपिटल नेचर की नहीं थी और दूसरा वो बाद में हुई थी के दौरान में, ये तो स्टार्ट में हुई है ना, तो इसको ऐड करेंगे, ठीक है, करेंगे ऐड। सच में पहले साल का आउटफ्लो कितना आएगा, 2 मिलियन प्लस 35,000 और ईयर 4 के एंड पे 0.75 मिलियन आएगा, पक्की बात है। डेप्रिसिएशन रेट उसने दिया, नीचे देखें, नीचे आगे चल के आप खुद से बुक में से देखें, डेप्रिसिएशन रेट दिया, क्या दिया, 20, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन तो आज तक नहीं हमने पढ़ा, किधर दिया हुआ है, कार विद रेट ऑफ 25% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मुझे आपने दो चीजें कैलकुलेट करके देनी है और वो फिर सॉल्यूशन के साथ मैच भी करनी है, कैलकुलेटर अपने सामने, दो चीजें आपको पता है क्या करनी है, आपको पता है क्या करनी है, दो चीजें करें फिर कैलकुलेट, शाबाश शाबाश शाबाश, करें कैलकुलेट, फौरन करें कैलकुलेट, कैलकुलेटर सामने रखें, फौरन कैलकुलेशन करें, फौरन कैलकुलेशन कर ले भाई, कर ले, जल्दी कर ले। 25% डेप्रिसिएशन रेट है, रेजिडुअल वैल्यू भी दी है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दी है। भाई कोई कागज, कोई उसके ऊपर फिगर, कोई टी काउंट, कोई कैलकुलेशन, जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें, जल्दी करें, आपकी नोटबुक के ऊपर। ये हाइब्रिड वाले में जाके देखें जरा, ये हाइब्रिड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये अब उन्होंने बैग खोलने शुरू किए, उन्हें पता बंदा भेज दिया सर ने। भाईजान कोई लिखे हैं, कोई कैलकुलेशन वैल्कुलेशन, कोई फिगर शिगर लिख दे भाई, कुछ नहीं पता, आए सुने चले गए। भाई टी काउंट बना दे मुझे टी काउंट बना दे, इसका टी काउंट बना के दे, मुझे डिस्पोजल का टी काउंट बना के दो मुझे। गेन आ रहा है कितना, मैच करें, गेन यही है क्या, 106,000 यही गेन है, और हर साल की डेप्रिसिएशन ठीक कैलकुलेट की है। उनका गेन तो कुछ हो रहा है, आपका गेन क्या है, 56,000, आपका 56,000 गेन आया। वो किधर है जो कैलकुलेटर लेके आता है मेरे वाला, किधर गया, छुट्टी पे, हाँ मम्मी हो।
नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतनी मुश्किल में कैसे पड़ गए? 2035000 ठीक है, इंटू 0.75 पावर 4, ये आ गई इसकी बुक वैल्यू 643,887, ये आ गई बुक वैल्यू। अब माइनस है 750,000, ये आ गया 106,113, ये गेन आ गया मेहरबानी भाई, ये गेन। और हर साल की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेंगे, हर साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा ये दोनों कैलकुलेशन तो हमारी कैश फ्लो में आएंगी नहीं, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन में आएंगी। शाबाश शाबाश। तो ये क्लियर हो गया इनका ट्रीटमेंट क्या है। आगे देखें, कह रहे हैं मोबाइल फोन प्राइस पर सेट टू बी चार्ज ऑफ इन द ईयर ऑफ परचेज 15,000 आउटफ्लो होगा, हर साल मोबाइल खरीद के देना पड़ेगा 15,000, ठीक है। अच्छा एक ही देना पड़ेगा मेरा ख्याल है, 3 आगे चलते हैं, 3 कैसे देने पड़ेंगे? हाँ 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट, इसका मतलब 3 मोबाइल देने पड़ेंगे। इसका मतलब है कैलकुलेशन क्या आएगी, 15,000 इंटू 3 45,000। क्लियर? ये इसके ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा। मोबाइल फोन के ऊपर नहीं आएगा, एक ही दफा मोबाइल दे दिया तो चलेगा, अगले साल में भी चलेगा। चलिए ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ईयर नॉट में भी आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस है, इसका मतलब है ये ईयर 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ईयर नॉट से। क्यों ईयर नॉट से क्यों स्टार्ट होगा? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर कह रहे हैं रिड्यूस होगा हर साल 5,000 से। अच्छा इस पे इंक्रीमेंट आएगा कि नहीं आएगा? इस पे इंक्रीमेंट नहीं आएगा बल्कि डिक्रीमेंट आएगा। है कैसे? उसने जब खुद से बता दिया है कि हर साल ये डिक्रीज होना है, तो इसके ऊपर स्पेसिफिक उसने इंफॉर्मेशन दे दी ना उसकी। तो जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दे, जनरल रेट लगाते हैं कि नहीं? जी तो क्या बात हो रही थी? इंश्योरेंस प्रीमियम की। इसमें इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज उसने दिया, हर साल डिक्रीज करते जाए। लेकिन इसमें एक अहम ट्विस्ट है कहानी में। एक तो ट्विस्ट ये है ना, इसमें 3 ट्विस्ट है। पहला ट्विस्ट ये है कि ये ईयर नॉट से शुरू होगा, ये पेमेंट मेन कैश फ्लो में, ये पेमेंट कब से शुरू होगी? ईयर नॉट से। मेन कैश फ्लो में ईयर नॉट से शुरू होगी। दूसरा ट्विस्ट इसमें, इंक्रीज की बजाय डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि स्पेसिफिकली खुद बता दिया। तीसरा ट्विस्ट पता है क्या है? टैक्स की कैलकुलेशन में मेन कैश फ्लो में ईयर नॉट में आ रही है पेमेंट, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन में ईयर नॉट वाली पेमेंट ईयर 1 में आएगी। क्यों भला? क्योंकि स्टार्ट में बताया था वो उससे रिलेट कर, आई कैप कहता है वो उससे रिलेट करती है, उस साल में से टैक्स में से डिडक्ट होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ईयर नॉट की जो पेमेंट है वो ईयर 1 की ऊपर मेन कैश फ्लो में, ईयर नॉट की जो पेमेंट है वो नीचे टैक्स की कैलकुलेशन में ईयर 1 में आएगी। ऊपर जो मेन कैश फ्लो में ईयर 1 की पेमेंट है इंश्योरेंस की एडवांस में आ रही है, वो नीचे टैक्स की कैलकुलेशन में ईयर 2 में आएगी। समझ आ रही कि नहीं? और ऊपर जो ईयर 3 की पेमेंट है मेन कैश फ्लो में, चूंकि एडवांस में पे कर रहे हैं, तो वो नीचे टैक्स की कैलकुलेशन में ईयर 4 में आएगी। है ना ट्विस्ट? इससे पहले नहीं पता था ना आपको ऐसे भी ट्विस्ट होते हैं, है ना? आगे चलते हैं। एनुअल सैलरीज पर ड्राइवर 300,000। हाँ 300,000 ये 3 से, हाँ क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 से या 24 घंटे काम करना है,
तो एनुअल सैलरी कितनी होगी? 3 9 लाख। ईयर 1 में भी 9 लाख, ईयर 2 में भी गलत, ईयर 3 में भी 9 लाख गलत। इन्फ्लेशन, क्या सैलरीज पे कॉस्ट पे इन्फ्लेशन आती है? और उसने खुद से नहीं बताया हुआ ना। अगर वो खुद से कहता हमने एम्प्लॉइज को अगले साल 40,000 4 लाख के हिसाब से देनी है सैलरी, तो हम उसका बताए हुए को इंक्रीज लेते हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 60,000, किस वजह से? ड्यू टू एजिंग ऑफ कार्स, कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। ड्यू टू एजिंग ऑफ कार्स, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ स्पेयर पार्ट्स नहीं, ड्यू टू एजिंग ऑफ कार। कार पुरानी होने के स्पेयर पार्ट्स बदलते हैं ना, तो कहता है उसकी वजह। मुझे बताइए 60,000 है, नेक्स्ट ईयर में जब जाएंगे हम ईयर 1 में, ईयर 2 में, उसमें 60,000 के साथ 10% का इंक्रीज आएगा और इसके साथ इन्फ्लेशन का भी इंक्रीज आएगा? ये कह रहा नहीं आएगा। ये वॉल्यूम का इंक्रीज है, वो नीचे प्राइस का इंक्रीज होगा। यही तो समझाया था इस लेक्चर के स्टार्ट में, दोनों इंक्रीज आएंगे। आगे एडिशन कार वुड बी, ये हमने तो डिस्पोजल अकाउंट बना लिया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, ये फेवरेट हमारी एडजस्टमेंट है। टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन सेम बेसिस। अच्छा, अगर कभी काउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन में फर्क आ जाए, एक क्वेश्चन में मुझे याद था, उसने काउंटिंग की डेप्रिसिएशन दी थी, नीचे टैक्स की डेप्रिसिएशन का रेट लगा दिया था। हम कौन सी डेप्रिसिएशन लेते हैं? टैक्स की, क्योंकि डेप्रिसिएशन टैक्स में आती है। तो टैक्स एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%। टैक्स इज पेबल इन द ईयर इन व्हिच लायबिलिटी राइजेस। जिंदगी मुश्किल के जिंदगी आसान, सेम ईयर में आ रहा है, सेम ईयर में कैलकुलेट करके ऊपर आउटफ्लो में डाल देंगे, खत्म कहानी। इस टैक्स ने जिंदगी आसान कर दी, लेकिन इंश्योरेंस ने जिंदगी मुश्किल कर दी थी हमारी, बिगिनिंग में उसने इंक्लूड करके। इन्फ्लेशन 5% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? क्यों भला प्रॉब्लम नहीं आई आपको? क्योंकि आपने किया ही नहीं है। क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना, प्रॉब्लम तो उसका जो करे। अच्छा, किया था आपने? किस स्टूडेंट का क्वेश्चन कंप्लीट ठीक था? किसका एक गलती के साथ ठीक था? शाबाश, चले शाबाश शाबाश, ठीक है। चलिए एक दफा घर जाके फिर इसको अपने हाथ से गुजार दीजिएगा। अच्छा, ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है। सिर्फ 3 सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, आपने उसको अभी नहीं करना। अगर सारा टॉपिक समझ आ भी गया, अभी नहीं करना। जब मैं आपको ग्रीन सिग्नल दूंगा फिर करना है, अभी नहीं करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक कंप्लीट हो गया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, सच सच बता, सच सच, झूठ नहीं बोलना, रमजान का महीना है, झूठ नहीं बोलना। मुझे बताइए, आपके ख्याल में मैं फाइनेंस पढ़ा सकता हूं कि नहीं? कि किसी दूसरे टीचर को कह दे वो आगे बढ़ा दे? और मैं पक्की बात है, खुश तो नहीं कर रहे? चलिए ठीक है। अब कल से फिर हम थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ जाएंगे ना। ऐसा ना न्यूमेरिकल पढ़ाते पढ़ाते वो थ्योरी भूल ही जाए। तो ये 2 हमारे साइड पे लग गए। ईद के बाद इंशाल्लाह मैंने आपको इनके सोल्यूशन भी देने हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने हैं, ठीक है। और कल से इंशाल्लाह थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ चलेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।